Good morning, everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर 8284 है। टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न इसमें होंगे, सारे के सारे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 284 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेस्ट। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने या विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, 116, 226, 249। इसका आंसर अनुच्छेद 249 249 डी। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो डी है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सभा में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में या संसद के दोनों सदनों के एक साथ इकट्ठा होने पर? देखिए इसका आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों के एक साथ इकट्ठा होने पर। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 87 में। संविधान का अनुच्छेद 87 दो उदाहरण देता है जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं। पहला कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं जब पुनर्गठित निचला सदन पहली बार मिलता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? देखिए अनुच्छेद 110 में तो वो धन विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 105 यहाँ पर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 139, 126, 122, 127। वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है? वो है अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस तरह के अनुच्छेद पूछे जाते हैं आरओ की परीक्षा में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। सरकारी आयोग, राजमन्नार, इंद्रजीत गुप्ता, पुंछी। संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध से शामिल है। सरकारिया तो है ही, हमेशा पूछा जाता है। राजमन्नार भी है, पुंछी आयोग भी है, इंद्रजीत गुप्ता नहीं है, यही आंसर है। देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहारिकता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। बाकी शेष तीनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। किसके तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 359 बी है इसका आंसर। देखिए 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में, इसके पश्चात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भाग 3 में है ना, फंडामेंटल राइट्स। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 360, 356, 352, 61।
अब इनमें है क्या क्या ये पता होना चाहिए। 352 में है नेशनल इमरजेंसी, जो 3 बार लगी अभी तक भारत में। 356 में है राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी, टाइम टू टाइम लगती रहती है अलग अलग राज्यों में। 61 में है इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। और 360 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि इसमें है वित्तीय आपातकाल, जो भारत में आज तक नहीं लगा। देखिए अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात यानी फाइनेंस इमरजेंसी से संबंधित है, और इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आज निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना पूछ रहा है। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। ए है इसका आंसर। देखिए भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई। और उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? देखिए उत्तर प्रदेश का हो या किसी भी स्टेट का हो, स्टेट के गवर्नर कोई करेगा। किधर गया गवर्नर? सी है इसका आंसर, राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। 10वां प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? राज्य में राष्ट्रपति नहीं करेंगे, राज्य का राज्यपाल ही करेगा। बी है इसका आंसर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी स्टेट के गवर्नर के द्वारा। और राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्यों के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। परंतु जिन राज्यों में विधान परिषद है, उस राज्य में उस परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य जो हैं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राज्य सरकार, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट तो हटा ही दीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन जो है विधानमंडल को देती है, यानी राज्य सरकार को। भी है इसका आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और राज्य की सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है। सीबीसी पर तो कई बार चर्चा हो रही है एग्जाम में, मतलब अपनी टेस्ट सीरीज में। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? सीबीसी हो या सीबीआई हो, दोनों का एक ही उत्तर है। कौन सा है वो है समिति पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? किसकी अनुशंसा? संथानम समिति की अनुशंसा पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की और राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 को सांवैधिक दर्जा देकर एक बहु सदस्य आयोग बना दिया गया। स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। 13वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष जो है वार्षिक प्रतिवेदन दे।
नंबर 14 पर आ जाइए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय आदेश से स्थापित है, संवैधानिक संगठन है। संसदीय आदेश से स्थापित तो नीति आयोग है, उससे पहले योजना आयोग था। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डी है इसका आंसर। संवैधानिक संगठन या निकाय। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एक संवैधानिक संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका गठन संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया है। 15 प्रश्न है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दीजिए, लोकसभा का स्पीकर को हटा दीजिए। इसका आंसर है डी, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1923 में हुई थी, तो 35 को हटा दीजिए, 1909 इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 इसका आंसर हो जाएगा, सी। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया और सर रॉस वारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? सर रॉस वारकर। अब पुरुष हो गया, महिला पूछ ले तो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है मदर टेरेसा, रोज मैथ्यू, वीणा मजुमदार, मार्गरेट अल्वा। रोज मैथ्यू थी, बी है इसका आंसर। देखिए श्रीमती रोज एम मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रहीं। नंबर 18 पर आ जाइए। राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व शामिल है? राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ये सीधा वाला तो हटा ही दीजिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, वो 12 सदस्य होते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, यानी 1 और 3, सी इसका आंसर हो जाएगा। जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए, वो तो होगा ही नहीं। देखिए संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया और प्रथम सत्र आयोजित हुआ इसका 13 मई 1952 को। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी पूरी तरह से भंग नहीं हो सकता। शक्ति या संरचना की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो पहला वाला हो गया करेक्ट। देखिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होता है। तो तीसरा भी करेक्ट हो गया, पहला और तीसरा करेक्ट हो गया। वो सीधा वाला जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, वो हो गया गलत। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न है इसमें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि अनुच्छेद 280, 324, अनुच्छेद 76, 148। इनमें क्या क्या होता है ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, पीसीएस में ही पूछ लेते हैं सीधे सीधे, और आरओ में भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसमें? 324 में। ए है इसका आंसर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक ही बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त भारत की
तो राष्ट्रपति के अलावा कौन करेंगे? सी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 20 कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इनकी पुनरावृत्ति बहुत होती है, एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार, पूछने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर वही रहेगा इनका। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ARO की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।